जयपुर की 24 साल की आयुषी ने जिस शातिर प्लानिंग के साथ अपनी मां को मौत के घाट उतारा था, उससे भी खौफनाक और 100 गुना शातिर प्लानिंग उसके अपने पिता को मारने के लिए बनाई थी। वही पिता जो अपनी बेटी को बड़े लाड़ चाव से पाल रहा था और पढ़ाई वकालत की भी करवा रहा था। यानी कि दोस्तों आप सोचिए, वकील की पढ़ाई जो है, जो पिता अपनी बेटी को करवा रहा है। आज के ज़माने में बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता भारत देश में, लेकिन फिर भी वो पिता जो इतना सोच रहा था कि यार मेरी बेटी जो है पढ़ लिख करके कुछ बन जाएगी, तो वकालत की पढ़ाई जो है वो करवा रहा था और सोच रहा था कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर भी एक दिन वकील बनेगी। लेकिन वो बेटी 24 साल की आयुषी जो है पढ़ाई में ध्यान देने के बजाय अपने पिता की मौत की स्क्रिप्ट तैयार कर रही थी। मतलब ऐसे आरोप आयुषी के मामा और नीरज शर्मा के बड़े के भाई राकेश शर्मा ने लगाए हैं। उनके अनुसार उनके जीजा विजय शर्मा की मौत बीमार होने के चलते नहीं, बल्कि उनकी बेटी यानी कि इस 24 साल की आयुषी की शातिर प्लानिंग के चलते हुई है। अब क्या उन्होंने पूरी कहानी बताई है और उनके अनुसार आयुष ने अपने पिता को किस तरह मारा था, ये आज तक किसी को पता नहीं चल सका और वो पूरी कहानी इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप एक तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में जो दूल्हा दुल्हन आपको दिखाई दे रहे हैं ना, यह आयुष के पिता विजय शर्मा और उनकी मां नीरज शर्मा है। करीब 25-26 साल पहले इन दोनों की शादी हुई थी और उस वक्त इनको बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि आने वाले समय में जो उनकी बेटी होगी वही इनकी मौत का कारण बनेगी, यानी कि इनकी मौत की वही बेटी जो है वजह बनेगी। अगर सोच करके देखिए तो आरोप मामा राकेश शर्मा ने लगाए हैं और अगर वो सच होते हैं तो एक बेटी जिसकी उम्र 24 साल है वो अपने माता पिता का कत्ल सिर्फ इसलिए कर देती है ताकि करोड़ों की संपत्ति और सरकारी नौकरी को वो पा सके। और इसी चीज का ये ख्याल कभी आयुषी के मन में नहीं आया था, या आया भी होगा तो जिस माता पिता को वो इस दुनिया से दूर भेजना चाह रही थी, जब वे नहीं रहेंगे तो संपत्ति और सरकारी नौकरी का वो क्या करेगी। क्या इस तरह से जो उनका ब्रेन वॉश हो चुका था, यह सवाल बना हुआ है। अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मामा राकेश शर्मा ने क्या क्या आरोप लगाए हैं। दरअसल आयुष के पिता विजय शर्मा राजस्थान की जयपुर हाई कोर्ट में लोअर डिवीजन यानी कि एलडीसी के पद पर तैनात थे और हाई कोर्ट में उनके नाम की तूती बोलती थी, क्योंकि काफी सालों का उनका जो था अनुभव था। और साथ ही उनके पास 14 करोड़ की संपत्ति भी थी, जिसमें 5 बीघा जमीन और 2 प्लॉट थे। और इसी के इस पर जो है नजर जो है आयुष पर थी, यानी कि या फिर कहें कि आयुषी के चचेरे भाई बलराम और उनके परिवार वालों पर थी, जिसके चलते वो जो है लगातार जो है आयुष का दिमाग जो है ब्रेन वॉश कर रहे थे। अब यहाँ पर जो है आयुष का एक छोटा भाई भी था जो कि एक स्पेशल चाइल्ड था और जिसके चलते जो उनकी माँ नीरज शर्मा थी वो लगातार जो है ध्यान रखती थी, यानी कि 10 मिनट भी दूर जाना उस बच्चे से उनके लिए बिल्कुल भी नामुमकिन था, यानी कि मुश्किल था। अब यहाँ पर साल 2024 में विजय शर्मा जो यानी कि आयुष के पिता हैं, उनको ब्रेन ट्यूमर हो जाता है और जिनके चलते वो जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में उन्हें भर्ती करा दिया जाता है और नवंबर 2024 में वो एक तरह से 90% तक रिकवर हो चुके थे, जिसके चलते डॉक्टर उन्हें डिस्चार्ज कर देते हैं और वो घर आ जाते हैं। लेकिन आयुष जो है अपने चचेरे भाई बलराम के साथ अपने पिता को कहीं ले जाती है और कहती है कि अभी मेरे पिता पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, इनको ठीक करने के लिए मेरी जानकारी में एक अच्छा डॉक्टर है, अच्छे से अच्छा एक डॉक्टर है, उनके पास ले जाती है। अब लेकिन अपनी माँ और अपने मामा को बिल्कुल भी नहीं बताती कि आखिर वो कहाँ उन्हें भर्ती कर रखा है। माँ बार बार आयुषी से पूछती है कि आखिर तुमने अपने पिता को कहाँ भर्ती करा रखा है, जरा मुझे बताओ, तो कौन से अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है ना, कहाँ पे वो भर्ती है, कहाँ इलाज उनका चल रहा है, ये तो बताओ मुझे। तो यहाँ पर आयुषी कोई जवाब नहीं देती। अब नवंबर 2023 से लेकर के अप्रैल 2025 यानी 9 अप्रैल 2025 तक कहां पर जो है उनको एक तरह से बंद कर रखा था, यानी कि अपने पिता को आयुषी ने ही बंद कर रखा था और इस बारे में आयुषी ने अपने माता और अपने मामा को कोई जानकारी नहीं दी थी। यहां तक कि बीच में यह बताया गया था कि दिल्ली रोड्स पर एक नीम्स अस्पताल है, वहां पर भर्ती करवा रखा है, लेकिन तुम वहां पर नहीं जा सकती, ये भी उसने कहा।
वजह यह थी कि क्योंकि जो छोटा बेटा, जो स्पेशल चाइल्ड, उनको छोड़ करके जो माँ नीरज शर्मा थी, उनको उसको छोड़ करके 10 मिनट भी इधर-उधर नहीं जा सकती थी। जिसके चलते जो है वो अपनी बेटी पर भरोसा कर रही थी और उनका जो है अच्छे से इलाज करा रही थी। लेकिन 9 अप्रैल 2025 को वो अपनी माँ को बताती है कि वो जयपुर के निविक अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हैं और उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा जो है वो गंभीर है। तो इसके बाद जो है परिवार वाले यानी कि नीरज शर्मा और उनके भाई जो हैं मायके वाले वहां पहुंचते हैं और डॉक्टर बताते हैं कि विजय शर्मा यानी कि आयुष के पिता के 90% जो है ऑर्गन्स जो हैं वो बॉडी पार्ट्स वो डैमेज हो चुके हैं और अब बचने की कोई भी गुंजाइश नहीं है भाई, बचने के बहुत कम चांसेस हैं और कुछ दिनों बाद जो उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद जो है आयुषी अपने चचेरे भाई बलराम के साथ गांव में अंतिम संस्कार करा देती है और वहाँ यहाँ पर जो सबको लग रहा था कि विजय शर्मा की मौत हुई है वो बीमारी के चलते हुई है, लेकिन आयुषी के मामा राकेश शर्मा उनको हमेशा ही खटक रहा था कि 3-4 महीने यानी कि नवंबर 2024 से लेकर के अप्रैल 2025 तक आयुषी ने अपने पिता को कहाँ पे भर्ती कर रखा था, इसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। उसने कभी भी इस बात की जानकारी किसी को नहीं दी क्यों उनको लग रहा था कि वो जरूर जो है एक तरह की साजिश रची गई है और उसने अपने पिता की ही हत्या कर दी है। यानी कि उसने कहीं भी इलाज नहीं कराया, समय से दवाइयां दी, ट्रीटमेंट नहीं कराया और इसके चलते धीरे धीरे जो उनके आर्गन जो रिकवरी हुई थी वो खराब होते चले गए और उनकी मौत हो गई। अब यहाँ पर इसके बाद जब पिता की मौत हो जाती है तो आयुषी कहती है कि जो उनकी सरकारी नौकरी है उसके लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ और साथ ही जो संपत्ति है वो भी मेरे नाम होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो आयुषी के मामा है राकेश शर्मा वो अपनी बहन से कहते हैं कि यानी कि नीरज शर्मा से कहते हैं कि तुम्हारी बेटी का हाव भाव सही नहीं लग रहा है, तुम सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर दो, क्योंकि नीरज शर्मा विजय शर्मा की वाइफ थी और पहला हक नौकरी पर उनका ही बनता था। वे नौकरी के लिए अप्लाई कर देते हैं और जयपुर हाई कोर्ट में लोअर डिवीजन एलडीसी के पद पर तैनात हो जाती है। यानी कि आयुषी की मां है जो वो तैनात हो जाती है एलडीसी के पद पर। अब साथ ही जो है आगे चलकर आयुषी अपनी मां से बहुत ज्यादा झगड़ा होता है। आयुषी का अपनी मां के साथ बहुत बड़ा झगड़ा होता है और उसने पुलिस हिरासत में बताया कि मेरी जो मां है वो उनके छोटे बेटे यानी कि जो स्पेशल चाइल्ड उस पर ज़्यादा ध्यान देती थी और मुझे मेरा ख्याल नहीं रखती थी। यहाँ तक कि मेरे मामा नाना का जो भी मेरे घर में बहुत दखल बहुत ज़्यादा था, जिसके चलते जो है मुझे एक तरह से साइड कॉर्नर कर दिया जाता था और मैं मेरा जो ताऊ का परिवार था, ताऊ जी और मेरा जो चचेरा भाई था यानी कि ताऊ जी का लड़का बलराम, उनसे मेरे ज़्यादा करीबी और हो सकता था। यानी कि यहाँ पर राकेश शर्मा ने आरोप लगाया कि ताऊ का परिवार जो था वह एक तरह से आयुषी का ब्रेन वॉश कर रहा था। साथ ही उसके दिमाग में जो ये मतलब जो बात है वो यकीन में बदल गई और एक दिन जब आयुषी का माँ के साथ अपना झगड़ा हुआ तो उसने धमकी दी थी कि मैं तो अपने पिता की भोजन जो एक तरह से नली थी उसको हटा दिया था और तुमको तो मैं 2 मिनटों में खत्म करवा सकती हूँ। ये आयुषी के वर्ड्स थे। तो ऐसी धमकी जो है आयुषी ने अपनी मां को दे दी थी और यह जो बात अब राकेश शर्मा ने ऑन कैमरा हमें मतलब आपको बताएंगे। सबसे पहले आप सुनिए राकेश शर्मा ने क्या क्या बताया। डीसीपी मैडम रजिता शर्मा से मैंने निवेदन किया है कि अभी जो वर्तमान में जो मुख्य अभियुक्त बलराम शर्मा अभी पकड़ से बाहर है और जो नोटों की सुपारी दी गई है उन नोटों की रिकवरी अभी तक नहीं की गई है। इसके अलावा जो उनकी सास है वह अन्य अभियुक्त हैं जो कब्जा करके मकान में रहे थे, उनको भी पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से मैंने सिंपल एप्लीकेशन दर्ज कराई थी, मैंने किसी का नाम नहीं लिखा। इसके बावजूद भी भारी मात्रा में परिवार के लोग जो पकड़ में आए तो इस बात से कैसे अंदेशा किया जा सकता है कि ये 14 करोड़ 15 करोड़ रुपए की संपत्ति जो भी है इसके लालच में आकर के इन्होंने अपनी माँ को ही मार दिया। तो जो मेरे जियाजी थे दिसंबर 24 तक वो अस्पताल में भर्ती रहे थे। भर्ती होने के बाद में उनको प्राइवेट जगह पे बलराम और आयुषी मेरी भांजी ने रखा था और उसके बारे में किसी भी व्यक्ति को जानकारी नहीं दी थी। 9 अप्रैल 2025 को जरिए मैसेज के द्वारा मुझे पता लगा, जो मेरी भांजी ने भेजा था। तब मैं जाके हॉस्पिटल में मिला, डॉक्टर से संपर्क किया तो डॉक्टर से पूछा मैं क्या वर्तमान में क्या पोजीशन है। तो उन्होंने कहा कि भाई अभी तो देखो होप देना मुश्किल है आपके लिए। 90% आपके जियाजी का दोनों फेफड़ों में पानी भरा हुआ है, लीवर पूरा 90% डैमेज है, हार्ट का जो स्थिति है वो 90% ब्लॉक है। तो होप तो हम नहीं दे सकते, लेकिन हम डॉक्टर हैं, अंतिम समय तक हम प्रयास करेंगे, जो हमारा कर्म है हम हमारा करेंगे। उस दिन से लेके जब मैंने बच्ची संपर्क किया तो उसके पास कोई ठोस जवाब नहीं था।
तो 3 महीने के ड्यूरेशन में जब निवेक हॉस्पिटल में वो अच्छी रिकवर हो गए थे, तो 3 साढ़े 3 महीने जो इन्होंने अंडरग्राउंड रखा है, कहाँ रखा है, क्यों रखा है, ये संदेह के घेरे में और अचानक आकर के उनको भर्ती करा देना, ये कहीं ना कहीं अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे तो निश्चित रूप से ये बात सामने आएगी कि मेरे जीजाजी की मृत्यु में भी इन आयुषी और बलराम का 100% हाथ होगा, क्योंकि सारा लालच प्रॉपर्टी का शुरू से ही चल रहा है। देखिए जो उस आयुषी लड़की जो है उसने प्रॉपर्टी के लालच में अपनी माँ की हत्या की है और टोटल जो संपत्ति थी लगभग 14 करोड़ की संपत्ति थी, जिसमें 5 बीघा खेत है और 2 प्लॉट हैं। इसको हथियाने के लिए और उसके अलावा जो अनुकंपा पे जो उसकी माँ को पिताजी की जगह जो उसकी माँ की नौकरी मिली थी, उस नौकरी को हथियाना वो चाहती थी और वो ये चाहती थी कि किसी भी तरीके से नौकरी जो है उसको मिल जाए, और लेकिन वो किसी भी ये नहीं चाहती थी कि माँ जो है वो नौकरी करे। इसी ये बात तो सारी हो गई है, ये तो में कि इसमें वो पिता की मौत उसने की है। देखिए उसके पिताजी जो थे पहले नेविक अस्पताल में एडमिट थे, जिनको ब्रेन ट्यूमर था, और हॉस्पिटल में लगभग 90% पिताजी उसके बिल्कुल ठीक हो गए थे, लेकिन उस लड़की ने आयुषी ने जो है ज़बरदस्ती हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराकर उसको किसी अन्य जगह पे किराए का कमरा लेके रखा था और उसका पता किसी को भी नहीं था। उसकी माँ कई बार उससे पूछताछ करती थी कि कि कहाँ पर है फादर, किस तरह की तबीयत है, क्या है, वो कुछ भी नहीं बताती थी। और एक दिन अचानक से जो है उसके मामा को और उसके मदर को वो फ़ोन करके बोलते हैं कि पिताजी जो है वो आईसीयू में एडमिट है। जब हम लोग आईसीयू में गए और वहाँ जाके पता लगा तो नेविक हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि साहब ये इनकी बॉडी जो है पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, दोनों फेफड़ों में पानी भरा हुआ है। जब यहाँ से पर हम लोगों ने इनको रिकवर कर दिया था, फिर अचानक से इनकी तबीयत एकदम से ख़राब कैसे हो गई और उसके 2 दिन बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो बहुत ही संदिग्ध परिस्थिति में इनकी डेथ हुई थी। तो ना तो इनका इलाज प्रॉपर तरीके से किया गया, हॉस्पिटल से जो दवाइयाँ बताई गई थी, जो प्रिस्क्रिप्शन दी गई थी, वो दवाइयाँ वो ट्रीटमेंट उनको नहीं दिया गया और इस वजह से जो उनकी जो है डेथ हो गई। तो इन सब की परिवाद अभी उपस्थित होकर पेश किया है, जिसमें उस परिवाद के बिंदु हैं उन पर गहन जांच हम सुनिश्चित करेंगे और इसमें भी जो अनुसंधान है वो जारी है। जो मुख्य आरोपी है उसकी भी तलाश जारी है और जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये क्या परिवाद दिया है, किस चीज़ की शिकायत की? जो मुख्य आरोपी है उसके संबंध में जो बलराम आरोपी है उसकी गिरफ्तारी के संबंध में परिवाद आया है। नहीं, ये कह रहे हैं कि उसकी पिता की जो मौत हुई उसकी भी जांच कराई जाए। उसके संबंध में परिवाद में जो भी बिंदु हैं वो सक्षम अधिकारी से जांच करवा ली जाएगी। वही पूछ रहा हूँ, क्या चाहते हैं वो यही चाहते हैं, उनके मुख्य बिंदु यही हैं कि एक तो मुख्य आरोपी जो है उसमें उसकी गिरफ्तारी हो जाए और कुछ एक नाम उन्होंने खुलासा किया है कि इन नाम जो ये व्यक्ति हैं इनके संबंध में भी जांच हो, ताकि उनकी जो भूमिका रही इस पूरे प्रकरण में उसकी जो खुलासा हो सके। पूछताछ उसने कुछ बताया मैम कि ऐसा क्यों दिमाग में आया? जैसा कि आपको विदित है कि इसमें जो संपत्ति है उसके संबंध में लगातार ही विवाद था परिवार में और नौकरी के संबंध में भी लगातार ही जो है एक कलह की स्थिति बनी हुई थी और इसी के चलते। तो दोस्तों यहाँ पर मुख्य बिंदु यही है कि एक तो मुख्य आरोपी जो है उनमें उसकी गिरफ्तारी हो जाए और कुछ एक नाम उन्होंने खुलासा किया है जो इस नाम के जो व्यक्ति हैं इस संबंध में भी जांच हो, ताकि उनकी जो भूमिका रही इस पूरे प्रकरण में उनकी जो खुलासा हो सके। साथ ही में पूछताछ उनसे उसने जो कुछ बताया है कि मैम ऐसा क्यों दिमाग में आया, जैसा कि आपको विदित है। देखिए इसमें जो संपत्ति है उसमें लगातार विवाद था परिवार में और नौकरी के संबंध में भी लगातार जो है बात हो रही थी और एक कलह की स्थिति बनी हुई थी और इसी के चलते ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था। जब आयुषी शर्मा ने अपनी मां को जान से मारने की धमकी दी थी तब उसने कहा था कि तुम क्या चीज हो, मैंने तो अपने पिता की भोजन की नली का जो भोजन नली का जो पाइप होता है वो हटा दी थी और तुमको तो मैं 2 दिनों में खत्म करवा दूंगी। तो अब नीरज शर्मा ने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था जहां पर लिखा था कि बस 2 दिनों की जिंदगी बची है और साथ ही पुलिस का आयुषी के बारे में कहना है कि यह एक हार्डकोर अपराधी की तरह शार्प और कानूनी रूप से शातिर है। मनोवैज्ञानिक के जरिए आयुषी से पूछताछ की जाएगी और यह कह रही है कि ये बचपन से कि मेरा बचपन बहुत खराब रहा है, लेकिन जब उससे पूछा जाता है कि किस वजह से खराब रहा है तो पूछने पर कुछ भी नहीं बताती, खामोश हो जाती। तो इस पूरे मामले में दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे? ये मामला जो है गंभीरता और गंभीर रूप लेता जा रहा है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप देख रहे हैं दोस्तों नमस्ते इंडिया और मैं हूं शुभम अग्रवाल। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर करें ताकि सब लोग जो आम जन हैं, जो हमारे भारत की जनता है,
वो इस तरह के आपराधिक गतिविधियों से हमेशा हमेशा के लिए दूर रह सकें, इनसे कुछ सबक सीख सकें और उनसे कुछ सीख ले सकें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।